सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। मुमकिना तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। इस बारे मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं नईम असगर से। जी नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से ये एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, और यह समाअत अब 18 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस हवाले से फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये उम्मीद की जा रही है मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट जो बेंच है वो तश्कील दिया जाएगा और जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। इस हवाले से ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आज ये केस जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है और ये 18 सितंबर की समाअत होगी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद केस की समाअत करेंगे। जी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। नईम असगर, आपका शुक्रिया। आपको बताएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। मुमकिना तौर सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस काजी फाइज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर चुका है। जहांज़ेब अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन किया है। जहांज़ेब, आप कहिएगा, फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कुछ शिकें हैं जिनको कलअदम करार दिया है। जी देखें, नैब कानून में जो बुनियादी तरमीम की गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 2 जजेस के अक्सरियती फैसले ने हिट किया है, उसमें पहली शिक तो ये थी कि जो 50 करोड़ की हद रखी गई थी इस नैब तरमीम के ज़रिए कि 50 करोड़ से अगर कम करप्शन का मामला होगा तो उसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस शिक को कलअदम करार दे दिया है। फिर उसके बाद एक शिक जो सेक्शन 14C थी जिसमें ये कहा गया था कि जो इल्ज़ाम लगाएगा उसका इल्ज़ाम साबित करने का जो बार है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होगा, इस्तेगासा के ऊपर होगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले भी थे कि नैब की जानिब से मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की जा रही है जो है वो इस हवाले से तो इस कानूनी शिक को भी सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। इसके अलावा जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं यानी वो सियासतदान जो अब पब्लिक ऑफिस होल्ड कर चुके हैं उनके खिलाफ जो नैब में रेफरेंसेस चलते रहे हैं उन तमाम रेफरेंसेस को बहाल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में। इसके साथ साथ सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हवाला दिया गया कि जो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जो केसेस थे उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया और तमाम केसेस जो है वो नैब अदालतों में दोबारा भिजवाने की डेडलाइन दी गई है 7 दिनों की। सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फैसले में जो कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन का ये अक्सरियती फैसला है उसमें उन्होंने ये कहा है कि इस पूरी सूरत हाल में ये जो तमाम केसेस हैं इनको जो है वो दोबारा नैब अदालतों में भेजा जाए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार इस केस की समाअत के दौरान ये कहते रहे कि इस वक्त इस केस के ऊपर समाअत रोक कर पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया तो आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो फैसले हो रहे हैं ये तमाम फैसले गैर मौसर हो जाएंगे, इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब हम देख रहे हैं कि आज
जो अदालती दिन की अगर हम बात करें तो आज अदालती दिन आखिरी था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का। तो अब सोमवार से नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को दुरुस्त करार दे देते हैं, जायज़ करार दे देते हैं, तो फिर ऐसी सूरत हाल में आर्टिकल 184(3) के तहत ये जो केसेस के फैसले किए गए हैं इनकी क्या अहमियत रहेगी, इसके ऊपर बहुत अहमियत का हामिल ये मामला अब हो गया है। हमने देखा कि इस मामले के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार ये कहते रहे, ये ऑब्जर्वेशन देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट तश्कील दे, पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड होना चाहिए। और जस्टिस मंसूर अली शाह तो अपनी ऑब्जर्वेशंस में ये भी कह चुके हैं कि 25 करोड़ की जो नुमाइंदा पार्लियामेंट है उसके बनाए गए कानून को 17 गैर मुंतखब जजेस किस तरह से गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे सकते हैं। बहुत अहम डिस्कशन कोर्ट में रही। बिलखसूस ये सवाल बार बार उठाया जाता रहा कि वो कौन सी ऐसी नैब कानून में तरमीम है जो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की इस दरख्वास्त को जो समाअत के लिए काबिल कबूल करार दिया है, समाअत के लिए मंजूर किया है, उसके लिए आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया है जो डिग्निटी ऑफ मैन से मुतल्लिक है। फिर उसके बाद आर्टिकल 9 से मुतल्लिक है कि किसी शख्स की जो शख्सी आज़ादी है उसको सल्ब नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया है कि यह इजहार राय की आज़ादी का मामला है। अब जब डिटेल रीजनिंग आएगी तो उसमें हमें मज़ीद कुछ चीज़ें समझने में मिलेंगी कि क्या वजूहात बताई गई हैं नैब कानून को इस तरह से इनकी शिकों को स्ट्राइक डाउन करने के हवाले से। बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने कुछ फैसले मौजूद हैं जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर का एक अहम फैसला है जिसमें वो कह चुके हैं कि नैब को माजी में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरी तरफ कुछ तरमीम सन 2023 में भी हुई थी। जब ये केस पर समाअत चल रही थी तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने चेयरमैन पीटीआई के वकील ने यह कहा कि हमने सन 2023 वाली जो अमेंडमेंट्स हैं उनको चैलेंज नहीं किया। तो क्या ये कहा गया कि 2023 की तरमीम है जिसमें 2022 की तरमीम के हवाले से कुछ मज़ीद तब्दीली करके उनको मज़ीद बेहतर किया गया है। तो अगर 2022 की उन तरमीम को थोड़ा सा अगर हम बात करें कि अगर उनको गैर कानूनी करार दिया गया और वो 2023 में भी स्टैंड करती हैं तो क्या सूरत हाल होगी। ये लग रहा है कि ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो काफ़ी अहम है और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब ये पार्लियामेंट की जानिब से तरमीम की गई, उनको उनके कुछ शिकों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया है, कलअदम करार दिया है, लेकिन जो 90 दिन के अंदर किसी मुल्जिम को तहवील में रखने का मामला है उस तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया, उस हवाले से कोई ओपिनियन नहीं दिया। उस शिक को सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया है। वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिनके केसेस नैब अदालतों में थे और इन नैब तरमीम के बाद वो केसेस नैब कोर्ट से वापस हो गए थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम केसेस को बहाल कर दिया है और ये कहा है कि वो तमाम केसेस नैब कोर्ट्स में दोबारा जाएंगे और वहाँ पे इनकी दोबारा समाअत होगी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करके ये कह देती है कि ये कानून दुरुस्त है और उस कानून का इतलाक जब वो लॉ बना था वो 20 अप्रैल से था, तो उसके बाद जो दिए गए फैसले आर्टिकल 184(3) के तहत है उनकी क्या हैसियत रह जाएगी, क्या वो फैसले गैर मौसर हो जाएंगे। ये एक बहुत अहम डिबेट है और बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जब नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आ रहे हैं, उनका अपना व्यू ये रहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो केसेस हैं उनके ऊपर फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड करना चाहिए, वन मैन शो के इख्तियार को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब इस सूरत हाल में ये फैसला जो है ये लग ये रहा है कि जैसे जो इख्तलाफी व्यू है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, हो सकता है वो आगे जाके अक्सरियती व्यू में तब्दील हो जाए। जहांज़ेब आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने। हसन रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आज फैसला सुनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की कुछ जो शिकें हैं उनको कलअदम करार दिया है। हाँ, ये तो एक नविश्ते दीवार था जो केस हेयरिंग हुई और उसके दौरान जो ऑब्जर्वेशंस आती रही
اور سب سے جو سگنیفیکنس آبزرویشن تھی وہ تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی. یہ اب کسی متاثرہ فریق نے مطالبہ نہیں کیا فل بینچ کا یا لارجر بینچ کا، یہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی اس بینچ کے ایک معزز رکن نے مطالبہ کیا اور 2 سے زائد مرتبہ کہا کہ یہ لارجر بینچ یا فل بینچ ہونا چاہیے. واقعی یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کا کیس تھا اور اس میں ہم سمجھتے تھے کہ اس میں جی لارجر بینچ ہو، اور کیونکہ اس میں دیکھیں اس کے کانسیکوینسز بہت دور. سر قطع کلامی کی معذرت، پاکستان بار کونسل حسن رضا پاشا صاحب ہمارے موجود تھے.